नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज BSTC 2023 एग्जाम के लिए शिक्षण अभियोग्यता की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में अपने संप्रेषण या फिर संचार कौशल को पढ़ेंगे। संप्रेषण से BSTC एग्जाम में 3-4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप चरण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। संप्रेषण या फिर संचार कौशल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से बना है। संप्रेषण अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, कम्युनिकेशन, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की कम्युनियस या कम्युनिकेयर से हुई है। किससे हुई है, कम्युनियस या फिर कम्युनिकेयर से, जिसका सामान्य अर्थ विचारों का आदान प्रदान करना है। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पर्ट होता है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव व विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं और इससे प्राप्त विचारों को समझते व प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर संप्रेषण के अपने सामान्य भाषा में परिभाषा समझें या फिर मतलब समझें तो संप्रेषण का अर्थ होता है कि अपने विचार अपने से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम अपनाते हैं उसे ही संप्रेषण कहते हैं। जिस्ट, अब हम पढ़ लेते हैं संप्रेषण की परिभाषा। जिस्ट के अनुसार ऐसा कोई व्यवहार जिसमें किसी अर्थ का आदान प्रदान हो संप्रेषण कहलाता है। ऐसा कोई व्यवहार जिसमें किसी अर्थ का आदान प्रदान हो संप्रेषण कहलाता है। ये किसने कहा था, जिस्ट ने, एडगर डेल ने। एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण दूसरों की भावनाओं को जानने व समझने की प्रक्रिया है। एडगर हेल ने क्या कहा था, संप्रेषण को दूसरों की भावनाओं को जानने व समझने की प्रक्रिया। अब हम संप्रेषण की प्रकृति या फिर विशेषताएं पढ़ लेते हैं। संप्रेषण एक परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है तथा इसमें निरंतरता पाई जाती है। संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। संप्रेषण के कम से कम कितने पक्ष होते हैं, दो, एक भेजने वाला और दूसरा प्राप्त करने वाला। संप्रेषण दो पक्षों के बिना नहीं होता है। संप्रेषण एक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया। संप्रेषण उत्तम शिक्षण का अनिवार्य तत्व है। संप्रेषण क्या है, उत्तम शिक्षण का अनिवार्य तत्व। संप्रेषण कला व विज्ञान दोनों ही है। अगर आपसे पूछे कि संप्रेषण कला है या विज्ञान, तो आपका आंसर होना चाहिए संप्रेषण कला व विज्ञान दोनों ही है। संप्रेषण में अंत क्रिया व पृष्ठपोषण अनिवार्य होता है। संप्रेषण में अंत क्रिया व पृष्ठपोषण अनिवार्य होता है। संप्रेषण में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। संप्रेषण एक अविराम प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, अविराम प्रक्रिया। संप्रेषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अर्थात एक बार भेजने के बाद वापस नहीं ले सकते। क्योंकि अगर अपने किसी को कोई विचार कह दिया, कोई बात कह दी, तो हम उस बात को वापस नहीं ले सकते। इसलिए संप्रेषण एक क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, जिसे कि हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते।
सूचना प्रदान करने में संप्रेषण कौशल बोलना और लिखना है। अगर सूचना प्रदान करने में या किसी को देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो बोलना पड़ता है या फिर लिखना पड़ता है। सूचना प्राप्त करने में संप्रेषण कौशल पढ़ना और सुनना है। अगर हम किसी सूचना को प्राप्त करेंगे तो कौशल को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा या फिर सुनना पड़ेगा। संप्रेषण में विचारों को मौखिक, लिखित में सांकेतिक रूप में प्रेषित किया जा सकता है व ग्रहण किया जा सकता है। संप्रेषण को हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं बोलकर यानी कि मौखिक, लिखकर यानी कि लिखित, और संकेतों के माध्यम से यानी कि सांकेतिक रूप से। संप्रेषण के कितने रूप हो गए? 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम संप्रेषण के कार्य पढ़ लेते हैं। संप्रेषण के मुख्य 5 कार्य माने जाते हैं। संप्रेषण के मुख्य कितने कार्य माने जाते हैं? 5 कार्य। पहला है सूचना प्रदान करना, दूसरा है सूचना या निर्देश प्रसारित करना, तीसरा है उनमें समन्वय स्थापित करना, चौथा है परस्पर विश्वास जागृत करना, पांचवा है अभिप्रेरित करना। अब हम संप्रेषण के सिद्धांत पढ़ लेते हैं। संप्रेषण के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? हर्बर्ट को माना जाता है। संप्रेषण के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो हर्बर्ट को माना जाता है। संचार की प्रक्रिया में विभिन्न अध्ययनों के पश्चात स्पष्ट यह होता है कि संचार को आदान प्रदान करने के लिए निम्न सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत। पहला क्या है? उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत। दूसरा क्या है? श्रोताओं में समस्त ज्ञान का सिद्धांत। तीसरा है विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत। चौथा है स्पष्टता का सिद्धांत। पांचवा है सूचना के प्रसार का सिद्धांत। छठा है सूचना की पर्याप्तता का सिद्धांत और सातवां है सूचना की संबंधता का सिद्धांत। अब हम संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व देख लेते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया के 6 तत्व हैं। पहला है संदेश भेजने वाला या संप्रेषण स्रोत या वाहक। पहला है जो संदेश को भेजता है। दूसरा अनकोडिंग यानी कि संदेश को लिखना व संकेत के रूप में भेजना। दूसरा क्या है? या तो संकेत को लिखना या फिर संदेश को लिखना या फिर संकेत को रूप में भेजना। तीसरा है माध्यम। अब तीसरा माध्यम है जैसे कि शाब्दिक यानी कि बोलकर संप्रेषण कर रहा है या फिर लिखकर या संकेत के माध्यम से, शाब्दिक और अशाब्दिक। चौथा है डिकोडिंग। डिकोडिंग यानी का संदेश का अर्थ ग्रहण करना, अनुवाद करना या फिर व्याख्या करना। डिकोडिंग का मतलब क्या है? संदेश का अर्थ ग्रहण करना, अनुवाद करना व व्याख्या करना। पांचवा है रिसीवर। रिसीवर होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। फिर है फीडबैक यानी कि पृष्ठपोषण, यानी कि संप्रेषण को प्राप्त करने के बाद उसका फीडबैक देना। अब हम देख लेते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के मुख्यतः 2 प्रकार है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक। शाब्दिक संप्रेषण में आता है मौखिक और लिखित। अशाब्दिक संप्रेषण में आता है वाणी, चक्षु और स्पर्श कर। संप्रेषण के अन्य प्रकार। उपयोग के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। उपयोग के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, शैक्षिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। अतः क्रिया के आधार पर संप्रेषण 4 प्रकार का होता है। अंतः क्रिया के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? व्यक्तिक संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण। प्रशासनिक स्तर पर संप्रेषण 3 प्रकार का होता है, अधोगामी संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण
और क्षैतिज संप्रेषण। अब हम संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को जान लेते हैं। पहली है भौतिक बाधाएं, जैसे ध्वनि, वर्षा का होना, कोहरा, खराब स्वास्थ्य। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, इच्छा का अभाव, रुचि का न होना, अभिप्रेरणा का अभाव, ध्यान न देना, गलत प्रत्यक्षीकरण करना। भाषा संबंधी बाधाएं, हकलाना, तुतलाना, शब्द भंडार अधिक होना, अनावश्यक शब्द बोलना, गलत उच्चारण करना। पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं, रीति रिवाज, परंपरा, पूर्व अधिगमन, सांस्कृतिक भेदभाव। संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। तत्काल व प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होनी चाहिए। लेखन साफ व स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी संदेश को ध्यान से पढ़ना व पूर्व मनोयोग से सुनना चाहिए। संप्रेषण में बाधा डालने वाले तत्वों का नजर रखनी चाहिए। संप्रेषण पर बाधा डालने वाले तत्वों पर क्या करनी चाहिए? नजर रखनी चाहिए। विविध कक्षा संप्रेषण का केंद्र बिंदु क्या होता है? छात्र। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है कि कक्षा संप्रेषण का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? छात्र। एक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। एक शिक्षक संप्रेषण को और प्रभावी कैसे बना सकता है? शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करके, जैसे कि उन्हें कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल देकर, उन्हें कुछ चार्ट दिखाकर, उनकी फोटो दिखाकर या फिर प्रैक्टिकल करवाकर। इसी के साथ आज अपनी संप्रेषण की क्लास समाप्त होती है। क्लास को छोड़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक चारण एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। संप्रेषण की क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।